हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों 4 जनवरी की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स की फुल पति वाली क्लास का कम समय में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो को आप पूरा देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, वर्ष 2024 में ब्रिक्स सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा? तो रूस की अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा। 2024 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कौन करेगा? रूस करेगा। आपको पता होगा कि ब्रिक्स का जो 13वां सम्मेलन था वो किसने किया था आयोजित? तो भारत में उसका आयोजन किया गया था। यानी 13वां ब्रिक्स का 13वां भारत में किया गया था आयोजन, 14वां सम्मेलन चीन में किया गया था, 15वां दक्षिण अफ्रीका में। अब जो 16वां होना था वो कहाँ पर होना था? ब्राज़ील में होना था, लेकिन ब्राज़ील ने अपने आप को असमर्थ बताया, इसलिए इसको कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? इसको रूस में आयोजित किया जा रहा है। यह एक क्रम से चलता है, आपको याद रखना है। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये एक क्रम से यहाँ बैठक होती रहती है। 13वां भारत में हुआ, 14वां चीन में हुआ, 15वां दक्षिण अफ्रीका में और 16वां ब्राज़ील में होना था, लेकिन ब्राज़ील ने इससे मना कर दिया है। तो अब कहाँ पर होगा? तो रूस में होगा। ये क्रम आपको याद रखना है। ब्रिक्स की संकल्पना कब आई? तो 2001 में जिम ओ निल ने ब्रिक्स की संकल्पना दी थी और इसकी स्थापना 2009 में हुई। पहली बैठक कहाँ पर हुई? येकिंतबर्ग, रूस में 2009 में इसकी पहली बैठक हुई। जब ब्रिक्स की स्थापना हुई तो यहाँ पर केवल BRIC यानी कि 4 ही देश शामिल थे। ब्राज़ील, रूस, इंडिया और चाइना, ये 4 देश ही थे जब ब्रिक्स को स्टार्ट किया गया 2009 में। तो पहली बैठक येकिंतबर्ग में हुई, रूस में हुई 2009 में। दूसरी बैठक कहाँ पर हुई? ब्राज़ील में हुई 2010 में और यहीं पर दक्षिण अफ्रीका को शामिल किया गया। यानी कि अब ब्रिक का नाम क्या हो गया? ब्रिक्स हो गया। एस इसमें शामिल हो गया, एस मतलब साउथ अफ्रीका भी इसमें शामिल हो गया। 15वीं बैठक कहाँ पर हुई? तो ब्रिक्स की जो 15वीं बैठक अभी हमने आपको बताया कहाँ पर हुई? दक्षिण अफ्रीका में हुई। कब हुई? 2023 में हुई और इसमें 6 नए देश को शामिल करने की घोषणा की गई। कब? 1 जनवरी 2024 से इन 6 देश को शामिल किया जाना था, जिसमें कौन कौन से देश थे? ईरान, UAE, मिस्र, सऊदी अरब, इथोपिया और अर्जेंटीना, ये 6 देश इसमें शामिल थे। अर्जेंटीना में भी नए राष्ट्रपति चुने गए हैं और इन्होंने अपने आप को ब्रिक्स में शामिल होने से मना कर दिया। यानी कि अब ब्रिक्स में 1 जनवरी 2024 से कितने नए देश शामिल हुए? 5 नए देश शामिल हुए। ईरान, UAE, मिस्र, सऊदी अरब और इथोपिया, ये 5 देश शामिल हुए। तो ब्रिक्स में अब कुल कितने देश हो गए हैं? 5 पहले थे और 5 अभी हो गए, 10 देश हो गए हैं। यह भी आपको नोट कर लेना है। जो 16वीं बैठक होगी कहाँ पर होगी? रूस में होगी और इसका जो थीम रखा गया है, थीम क्या है? समान वैश्विक विकास। थीम क्या है? समान वैश्विक विकास, ये थीम है। तो ये सारी जानकारी ब्रिक्स से संबंधित आपको याद रखनी है। स्ट्रैटेजी का प्रश्न देखिए, 5R मुद्रा किसे कहते हैं? तो जो ब्रिक्स देशों की मुद्रा है उसे 5R कहते हैं। ब्रिक्स में कौन कौन से देश हैं? अभी हमने बताया, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ब्राज़ील की मुद्रा रियाल है, रूस की मुद्रा रूबल है, भारत की मुद्रा रुपया है, चीन की मुद्रा रेमनबी है और साउथ अफ्रीका की मुद्रा रेंड है। तो इन 5R क्या कहते हैं? ये जो सभी की मुद्रा है इनके R से ही स्टार्ट हो रही है। आपको अगर ध्यान दीजिए, ये सब R से स्टार्ट हुई, तो इसको क्या कहते हैं? 5R कहते हैं। तो 5R मुद्रा किसकी मुद्रा है? ब्रिक्स देशों की मुद्रा है, आपको याद रखना है। G20 2024 की बैठक कहाँ पर होगी? ब्राज़ील में होगी। 2023 वाली कहाँ पर हुई? आपको कमेंट करके बताना है। COP29 इसकी बैठक का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो 29 का आयोजन, 29वीं बैठक का आयोजन अजरबैजान में किया जाएगा। COP28 की बैठक कहाँ पर हुई? यह भी आपको कमेंट करके बताना है। COP28 और G20 2023 की बैठक कहाँ पर हुई? आपको कमेंट करके बताना है। SCO 2023 की बैठक भारत में हुई और 2024 में जो ओलंपिक होगा कहाँ पर होगा? पेरिस, फ्रांस में इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में चीन के शोधार्थी जहाज पर किसने प्रतिबंध लगाया है? श्रीलंका ने इस पर प्रतिबंध लगाया है। श्रीलंका ने प्रतिबंध लगाया किस पर? चीन के शोधार्थी जहाज पर श्रीलंका ने प्रतिबंध लगा दिया है। यह जो जहाज है गहरे पानी में शोध करता है और यह हिंद महासागर में शोध करने के लिए 5 जनवरी 2024 को आएगा। इस जहाज का नाम क्या है? जियांग ओंग 3 इस जहाज का नाम है। तो इसके आने से पहले ही श्रीलंका ने अपने यहाँ जो पोर्ट है उसको इस्तेमाल करने से अगले 1 वर्ष के लिए चीन को प्रतिबंधित कर दिया, यानी कि एडवाइजरी जारी कर दी है कि चीन हमारे यहाँ का पोर्ट अगले 1 वर्ष के लिए उपयोग नहीं कर पाएगा। और यह जहाज आना था, कब आना था? 5 जनवरी, यानी कि कल की डेट में आना था। इससे पहले ही श्रीलंका ने 1 वर्ष के लिए चीन के किसी भी जहाज को अपने पोर्ट पर आने से प्रतिबंधित कर दिया है। तो किसने प्रतिबंध लगाया? श्रीलंका ने प्रतिबंध लगाया है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, मालदीव के नए राष्ट्रपति कौन हैं? मोहम्मद मोइज्जू, ये मालदीव के नए राष्ट्रपति हैं।
मित्र शक्ति और श्रीनेक्स अभ्यास किसके बीच होता है? भारत और श्रीलंका के बीच होता है। चीन के BRI यानी कि बेल्ट रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट से कौन सा देश बाहर हो गया है? इटली और फिलीपींस। ये BRI प्रोजेक्ट से, जो चीन का प्रोजेक्ट है, इससे बाहर हो गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में यूरोपीय निवेश बैंक की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन हो गई हैं? नादिया कैल्विनो। नादिया कैल्विनो ये पहली महिला अध्यक्ष बनी है किसकी? यूरोपीय निवेश बैंक की पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई हैं? नादिया कैल्विनो बन गई हैं। स्पेन की रहने वाली, यह भी आपको याद रखना है। यह जो बैंक है यूरोपीय निवेश बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर? वर्तमान में इसका मुख्यालय लग्जमबर्ग में है। पहले जब स्थापना हुई थी तब इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में था, अभी वर्तमान में इसका मुख्यालय लग्जमबर्ग में है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, EU का मतलब यूरोपीय यूनियन। यूरोपीय यूनियन के कुल कितने सदस्य हैं? 27 सदस्य हैं। इसका मुख्यालय वर्तमान में ब्रुसेल्स में है और इसकी हेड कौन है? उर्सुला वॉन डोर इसकी हेड है। IMF का मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन DC में है। हेड इसकी कौन है? क्रिस्टिना जॉर्जिवा इसकी हेड है। NDB यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसके नए अध्यक्ष किसको बनाया गया है? डिल्मा रूसेफ को बनाया गया है। वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक का अध्यक्ष कौन है? ये आपको कमेंट करके बताना है। कमेंट आप किया कीजिए, चूँकि आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। चौथा प्रश्न है, हाल ही में MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? प्रोफेसर BR कम्बोज को सम्मानित किया गया है। प्रोफेसर BR कम्बोज को MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह कृषि के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। ये चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, जो हरियाणा में स्थित है। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? हरियाणा में स्थित है। कृषि में लाभ को बढ़ावा देने के लिए यह पुरस्कार इनको दिया गया है। यह पुरस्कार द्विवार्षिक यानी 2 वर्ष में एक बार दिया जाता है। 2 लाख इसमें पुरस्कार की राशि है और यह स्टार्ट कब किया गया? 2004 में इसको स्टार्ट किया गया है। थावरचंद गहलोत जी जो कर्नाटक के राज्यपाल हैं, इनके द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, टैगोर साहित्य पुरस्कार किसको दिया गया है? सुकृता पाल कुमार को दिया गया है। हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? विलियम गार्ड ने हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादन किया था। अगर आपसे पूछता है विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो नॉर्मन बोरलॉग हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी आपको नोट करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय सहकारी डेयरी महासंघ के मुख्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? गुजरात में इसकी आधारशिला रखी गई है। गुजरात में कहाँ पर रखी गई है? आनंद जिला के वासी गांव में इसकी आधारशिला रखी गई है। वासी गांव में ही क्यों रखी गई है? क्योंकि यहीं से डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने श्वेत क्रांति की शुरुआत की थी। तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने श्वेत क्रांति की शुरुआत कहाँ से की थी? वासी गांव से की थी। इसलिए इसी गांव में इस मुख्यालय की आधारशिला रखी गई है। किसके द्वारा रखी गई है? अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं हमारे देश के, इनके द्वारा आधारशिला रखी गई है। और इनके द्वारा कहा गया यहाँ पर कि भारत पूरे विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन में पहले स्थान पे है। यानी दूध के उत्पादन में भारत पहले स्थान पे है और पूरे विश्व का 24% दूध भारत अकेले उत्पादित करता है, ऐसा इनके द्वारा कहा गया है। NCDFI नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? भारतीय राष्ट्रीय सहकारी डेयरी महासंघ, ये हिंदी में इसको कहा जाता है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र ये राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में स्थित है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक उड़ीसा में स्थित है। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र शिमला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और NDRI मतलब नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये करनाल हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? जम्मू कश्मीर पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। जम्मू कश्मीर PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। शुरुआत इसकी हुई थी 17 सितंबर 2023 को, विश्वकर्मा जयंती पर इसकी शुरुआत हुई थी। और इसी दिन प्रधानमंत्री मोदी जी का भी जन्मदिन है और उन्हीं ने इसकी शुरुआत भी की थी। यानी प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिवस कब है? 17 सितंबर को, और इसी दिन उन्होंने इसकी शुरुआत की थी विश्वकर्मा जयंती पर। उद्देश्य क्या है? शिल्पकारों और बुनकरों
का कौशल विकास करना, उनको प्रशिक्षित करना इसका उद्देश्य है। स्ट्रेटेजी के प्रश्न देखिए, आरोग्य योजना ये तेलंगाना से संबंधित है। अमृत वृक्ष आंदोलन ये असम से संबंधित है। नागालैंड की स्थापना कब हुई? 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड की स्थापना हुई। और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया? 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। आपको कमेंट करके बताना है कि तेलंगाना को कब राज्य का दर्जा दिया गया और भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं और कितने राज्य हैं, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 7वां प्रश्न है, हाल ही में PLI मंजूरी प्राप्त करने वाली पहली भारतीय ईवी कंपनी कौन सी हो गई? ईवी का मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल कंपनी कौन सी हो गई है? ओला इलेक्ट्रॉनिक, ये पहली इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल कंपनी हो गई है। ओला इलेक्ट्रॉनिक कंपनी ये PLI मंजूरी प्राप्त करने वाली पहली इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल कंपनी हो गई है। PLI का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव इसका फुल फॉर्म होता है। और इसमें जो कंपनियां शामिल होती हैं उसको भारत सरकार छूट देती है। कैसी छूट देती है? तो प्रति यूनिट 15,000 से 18,000 की छूट देती है। प्रति यूनिट का मतलब जो भी उत्पाद यहाँ पे बनाए जाएंगे, इसके द्वारा स्कूटी बनाई जाएगी तो स्कूटी की लागत अगर मान लीजिए 1 लाख आती है तो उसमें से 15,000 से 18,000 रुपये ये सरकार उसमें छूट देगी, यानी कि इसको सरकार वहन करेगी 15,000 से 18,000 रुपये। किस लिए ऐसा करती है? ये कंपनियों को बढ़ावा देने के, स्वदेशी घरेलू उत्पाद को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसा भारत सरकार कर रही है। शर्त क्या है इसमें? शर्त है कि जो भी कंपनी यहाँ विदेश की कंपनी भी हो सकती है, भारत की कंपनी भी हो सकती है, लेकिन शर्त यह है कि जो भी उत्पाद बनाया जाएगा वो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट होगा और जो कंपनी होगी उसमें 1,000 करोड़ का निवेश करना जरूरी होगा। जो कंपनी होगी उसको 1,000 करोड़ का निवेश करेगी और मेड इन इंडिया प्रोडक्ट बनाएगी, तो ऐसी कंपनी इसमें शामिल हो सकती हैं। और ऐसा शामिल होने वाली पहली कंपनी कौन सी हो गई है? ओला इलेक्ट्रॉनिक कंपनी हो गई है। इसमें छूट कितनी दी जाएगी? 15,000 से 18,000 रुपये छूट दी जाएगी प्रति यूनिट, यह भी आपको नोट करना है। स्ट्रेटेजी के प्रश्न देखिए, नरेगा की शुरुआत कब हुई? 2005 के अधिनियम से 2 फरवरी 2006 को इसकी शुरुआत हुई और बाद में इसी का नाम मनरेगा हो गया। कब? 2 अक्टूबर 2009 से इसका नाम क्या हो गया? मनरेगा हो गया। राष्ट्रगान कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान अपनाया गया। और राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में ई कॉमर्स ऐप अपडोर किसने लॉन्च किया है? बिन्नी बंसल द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। बिन्नी बंसल द्वारा ई कॉमर्स ऐप अपडोर लॉन्च किया गया है। फ्लिपकार्ट की स्थापना किसने की थी? बिन्नी बंसल और सचिन बंसल, इन दोनों लोगों ने मिलकर फ्लिपकार्ट की स्थापना 2007 में की थी और यही बिन्नी बंसल है जिन्होंने अपडोर ई कॉमर्स ऐप को लॉन्च किया है। ये कार्य क्या करेगा? तो जो यह अपडोर ऐप है ये सुझाव देने वाला ई कॉमर्स ऐप है, यानी अगर किसी को ई कॉमर्स बिजनेस करना है तो उसमें प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेनी है, सेल कैसे करना है या लोगो क्या है, इन सब के बारे में यह जानकारी देगा। तो ये ऐप कौन सा है? ई कॉमर्स ऐप है, सुझाव देने वाला ऐप है। स्ट्रेटेजी के प्रश्न देखिए, दशकीय आधार पर जनगणना कब स्टार्ट की गई? 1881 में रिपन के कार्यकाल में इसको स्टार्ट किया गया। अगर आपसे पूछता है जनगणना कब शुरू हुई तो 1972 में मयो के शासनकाल में इसको स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में स्थानीय निकाय संस्थानों की सेवाओं तक डिजिटल पहुंच के लिए के स्मार्ट परियोजना किसने लॉन्च किया है? केरल द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। केरल द्वारा के स्मार्ट परियोजना लॉन्च किया गया है। किस लिए? स्थानीय निकाय संस्थानों की सेवाओं तक डिजिटल पहुंच के लिए। डिजिटल पहुंच है मतलब कि इंटरनेट की आवश्यकता होगी, और जब इंटरनेट की आवश्यकता होगी तो इसी में जो सीएम पिनराई विजयन है इनके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया और इसी के अंतर्गत के-5 योजना को भी स्टार्ट किया। के-5 योजना क्या है? तो हर पंचायत में हॉट स्पॉट लगाने की यह योजना है, तो के-5 योजना भी इसी के अंतर्गत स्टार्ट किया गया है। जब हॉट स्पॉट लगा रहेगा तो डिजिटल पहुंच तक लोग पहुंच सकेंगे, यानी कि डिजिटल रूप से लोग सेवाओं को ले सकेंगे, इसलिए यहाँ पर हॉट स्पॉट की व्यवस्था भी की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में अंटार्कटिक में सबसे तेज सोलो मतलब सिंगल सोलो स्कीइंग का रिकॉर्ड किसने बनाया है? इनका नाम क्या है? हरप्रीत चांडी। हरप्रीत चांडी इन्होंने
अंटार्कटिक में सबसे तेज सोलो स्कीइंग का रिकॉर्ड बनाया है। ये भारतीय मूल के हैं और यूके में ऑफिसर हैं, इन्होंने यह रिकॉर्ड बनाया है। स्कीइंग क्या होता है? तो बर्फ़ में एक विशेष प्रकार की गाड़ी को लेकर चलना, ये स्कीइंग कहलाता है। और गाड़ी का नाम क्या है? स्लेज गाड़ी का नाम होता है, जो 75 किलोग्राम भारी होती है। और इस गाड़ी को लेकर इन्होंने 31 दिनों तक लगातार प्रतिदिन 10 से 12 घंटे इसको खींचकर अंटार्कटिक महाद्वीप को पार किया है। ऐसा करके इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। नाम क्या है? हरप्रीत चांडी। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इन्हें पोलर प्रीत के नाम से भी जाना जाता है। आपको कमेंट करके बताना है प्रेरणा देवस्थली कौन है, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो ये थी फुल पत्ती वाली क्लास की 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको हमने कम समय में आपको रिवाइज कराने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RK कॉम्पिटिशन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। अगर अभी तक भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दिए, क्योंकि आप वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन लाइक करना आप भूल जाते हैं। तो लाइक कर दिए, उससे आपका कुछ नहीं जाएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।